हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन का। इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन में आपको देखना होगा मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, इसके अलावा सिंपल बफर सॉल्यूशन और उसके पार्ट्स, जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में, फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन देखेंगे, और क्या सॉल्ट का भी बफर सॉल्यूशन हो सकता है, आइए देखते हैं। और इन सब के बाद बफर सॉल्यूशन को बनाएंगे कैसे, उसको बनाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिस इक्वेशन का नाम होता है हेंडरसन इक्वेशन। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन होते क्या है। केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी बनाए जाते हैं या होते हैं जो सॉल्यूशन अपने आप के अंदर की पीएच को रजिस्ट करते हैं। पीएच के बारे में आप सभी जानते होंगे, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अगर किसी लिक्विड के अंदर आपने एसिड मिलाया तो जाहिर सी बात है उसके अंदर H+ आयन इंक्रीज होंगे। H+ आयन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, पीएच उसकी घटेगी और पीएच 7 से नीचे आएगी, 1 तक जाएगी। अगर आपने उसमें बेस ऐड किया तो क्या होगा, बेस ऐड करने पर उसकी पीएच बढ़ेगी। कहां की तरफ जाएगी, बेस की तरफ जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा। इससे पहले हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर देख चुके हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देख चुके हैं। उसमें डिटेल से हमने आपको समझाया था कि Kw क्या होता है, पीएच क्या होती है। उसको आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिए। अब मान के चलिए हमारे पास बच्चों एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर इसकी कोई अपनी पीएच है। आपने अगर इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड किया तो क्या होगा, एसिड क्या कैरी करता है, H+ आयन। तो जाहिर सी बात है इसकी जो पीएच की रेंज होती है 7 से 1 और यहां पर 14। तो जैसे ही H+ आयन को बढ़ाओगे उसका कंसंट्रेशन H+ आयन का बढ़ेगा और पीएच एसिड की तरफ जाएगी, यानी एसिड इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज। एसिड मिलाने पर पीएच किधर की तरफ आएगी, यानी 7 से कम होगी। और अगर आपने एसिड की जगह इसमें अगर बच्चों बेस मिला दिया OH-, तो ये बेस मिलाने पर इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी इसकी कंसंट्रेशन, OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये 7 से पीएच इसका ज्यादा होगा। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर ये जनरली अपनी पीएच में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने देते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अपने पीएच को कांस्टेंट रखते, पीएच तो चेंज होगी लेकिन बहुत कम पीएच चेंज होगी। तो वो सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन में अगर आपने बेस मिलाया, इस सॉल्यूशन में आपने एसिड मिलाया, तो ये अपने पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ना इसकी पीएच एसिडिक की तरफ जाएगी ना बेसिक की तरफ जाएगी, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। सो द सॉल्यूशन यहां पर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH when small amount of strong acid or strong base is added। तो सिंपली pH के जो टाइप्स हैं, these are 2 types। फर्स्ट टाइप इज सिंपल बफर सॉल्यूशन। ये क्या होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इससे बनता है जब भी कोई सॉल्ट आप लेंगे, वीक एसिड का सॉल्ट और वीक बेस का सॉल्ट जब आप बनाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपल बफर सॉल्यूशन। इसी तरह से होता है एक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन क्या होगा, इसके 2 पार्ट, एक एसिडिक बफर होगा और एक बेसिक बफर होगा। तो चलिए देखते हैं ये बफर सॉल्यूशंस होते क्या है और बफर सॉल्यूशन किस तरह से ये काम करते हैं, आज हमें इस पर बात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो बेटा याद रखना एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो किससे कम होगा, 7 से लेस। सो पीएच इज लेस देन 7। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा। एसिडिक बफर को बनाते कैसे,
अगर बच्चों आपको एसिडिक बफर बनाना है तो आपको लेना होगा नंबर ए वीक एसिड प्लस इसका जो सॉल्ट होगा वो वीक एसिड का सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब बच्चों ये कैसे पता चलेगा? जैसे हमने वीक एसिड लिखा CH3COOH, अब हमें बनाना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। चलिए बनाते हैं CH3COOH एक वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। आप यहां से H यहां से OH हटा दीजिए तो क्या बन गया बच्चों? CH3COONA। तो जो आपने CH3COOH लिया और इसका जो आपने ये सॉल्ट लिया, इनको मिलाने से हमारे पास एसिडिक बफर बनेगा। ठीक है, तो एसिडिक बफर जब भी बनाना है आपको वीक एसिड ले लो, फिर उसका जो सॉल्ट उसमें ऐड करना है वो सॉल्ट कैसे बनाना है? वीक का वीक एसिड और उसमें ऐड कर दो स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे बन जाएगा, जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट को इस एसिड के साथ मिक्स करेंगे और हम बना लेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये होगा, सर एसिड कितना मिलाना है, सर बेस कितना मिलाना है, कितना अमाउंट लेना है? तो उस चीज को हम लोग सीखेंगे हेंडरसन इक्वेशन में, इसी लेक्चर के एंड में। हेंडरसन इक्वेशन आपको ये बताएगा कि कितना अमाउंट का एसिड लेना है, कितना अमाउंट आपको सॉल्ट का लेना है, और कितनी, अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे एक एसिडिक बफर चाहिए जिसकी पीएच होनी चाहिए 5, कैसे बनाओगे? तो अगर बेटा आप एसिडिक बफर बनाने जा रहे हो जिसकी पीएच आपको 5 चाहिए, तो आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा? आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट भी चाहिए पड़ेगा, फिर आपको वीक एसिड चाहिए, फिर वीक सॉल्ट। तो ऑल दीज थिंग वी विल डिस्कस इन हेंडरसन इक्वेशन, इसी लेक्चर के एंड में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे पास बन गया एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब बेटा हम लोगों ने मान के चलो ये एक बॉक्स लिया, इसके अंदर हमने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। क्या क्या? CH3COOH और CH3COONA। अब मजे की बात बेटा ये है कि ये है एक वीक एसिड, तो जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, बिल्कुल पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि वीक एसिड है। तो ये हो जाएगा CH3COO- प्लस H पॉजिटिव। अब मान के चलिए कि आपने इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए। कितने मॉलिक्यूल्स लिए? मान के चलिए आपने इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए। अब ये 10 का 10 तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो क्या करेगा ये? मान के चलो 6 ये बन गए और 6H प्लस आयन बन गए, यानी कुछ ना कुछ CH3COOH इसके अंदर बचा रहा। क्योंकि बच्चों ये पूरा डिसोसिएट या पूरा आयोनाइज नहीं होगा, तो ये कितना हो गया? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, CH3COO- बन गया प्लस H प्लस बन गया, और कुछ अमाउंट में ये बचा रह गया। ये भी पूरा नहीं हुआ, ये कुछ लेफ्ट है, लेफ्ट फ्यू अमाउंट। ओके, ये थोड़ा सा अमाउंट बच गया क्योंकि ये वीक एसिड था। जब आपने इसको ब्रेक किया बच्चों, तो इसका क्या आलम हुआ? देखो, इसका ये हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के साथ है। अगर किसी भी सॉल्ट में एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ जाए, स्ट्रॉन्ग जैसे यहां पर सोडियम आ जाएगा, तो ये मान के चलिए कि पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? CH3COO- प्लस Na पॉजिटिव। यानी जब आपने दोनों को इसके अंदर मिक्स किया तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया। किस किस में? CH3COO- प्लस Na पॉजिटिव में। यानी इसके अंदर जो आपने सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं। गॉट इट? ये हमारे पास एसिडिक बफर। अब हमें इसके एक्शन की बात करना है, तो एक्शन, इस पर एसिड मिलाएंगे, इस पर बेस मिलाएंगे। बच्चों मैंने बस जो 2 पॉइंट बताए वो याद रखना। पहली चीज, ये जो आपके पास है ये वीक एसिड है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा।
जबकि ये हमारे पास वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। अगर आपने इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए तो ये 10 यहां पर, ये 10 यहां पर, ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरी तरह से डिसोसिएट और ये हो जाएगा डिसोसिएट थोड़ा सा कम। तो बच्चों जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए उसके लिए हम लिखेंगे 100% डिसोसिएट और ऐसे कंपाउंड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू हो जाती है 1। ओके, और यहां पर हम लिखेंगे 5 to 6% डिसोसिएट और इसके जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज लेस देन 1। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पता कर लिया। अब हम इसके उस कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं कि जब हमने इसमें एसिड मिलाना है और जब हमें इसमें बेस मिलाना है, वो भी स्ट्रॉन्ग। तो हमें चेक करना है कि अगर आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया या आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो क्या होगा। चलो चेक करो जरा क्या होगा। मान के चलिए नंबर 1 आपने इसमें ऐड किया स्ट्रॉन्ग एसिड और आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया इसमें HCl, मैं लिख दे रहा हूं ऐड। पहली बार जब आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया तो जब आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया तो HCl टूट जाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस टूट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो H प्लस है, ठीक है ना, ये H प्लस अगर इसके H प्लस आयंस के पास जाएगा तो इसकी pH तो अचानक से चेंज हो जाएगी और pH नीचे की तरफ आएगी, यानी ये एसिडिटी इसकी बढ़ेगी। लेकिन ये सॉल्यूशन इस H प्लस को कंज्यूम करेगा, इस H प्लस को इनगल्फ कर लेगा, खाने की कोशिश करेगा ताकि H प्लस इसमें बढ़ ना जाए और इसकी pH कहीं कम ना हो जाए। तो ये H प्लस को खत्म करने का काम बच्चों कौन करेगा। देखो मैंने क्या बताया था, ये जो इसमें एसीटेट आयन बना, एसीटेट आयन बनाया ना, इस एसीटेट आयन की यही ड्यूटी है कि जितने भी H प्लस आ जाए तुम उनको कंज्यूम कर लो। तो जैसे ही बच्चों ये H प्लस यहां पर आया, इसका ये जो एसीटेट आयन है ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा CH3COO माइनस और ये H प्लस यहां से, और बच्चों ये बना लेगा CH3COOH। अब आप देखिए इसने H को कंज्यूम कर लिया, H को कंज्यूम करने का काम इसने किया। अब एक बड़ी बात ये आती है, आप कहेंगे सर ये भी तो डिसोसिएट होगा आगे चल के, नो डाउट ये भी होगा, लेकिन क्योंकि वीक एसिड है बहुत कम होगा, इसलिए pH में इसके चेंज तो आएगा लेकिन नेग्लिजिबल, क्योंकि ये भी डिसोसिएट होकर और H बनाएगा, है ना, लेकिन कम बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो नंबर 1 एक वीक एसिड है, नंबर 2 कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहां भी एसीटेट आयन है, यहां भी एसीटेट आयन है। कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिसोसिएशन घट जाता है। तो दो कारण हो रहे हैं कि एसिटिक एसिड तो बन गया लेकिन पहले से एसीटेट आयन है, यहां पर भी एसीटेट आयन है और अब इन में भी एसीटेट आयन है, इन मॉलिक्यूल्स में भी। तो अब कॉमन आयन होने की वजह से और ज्यादा एसीटेट आयंस नहीं बनेंगे और बनेंगे तो बहुत कम, इसलिए अब इसकी pH में बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज होगा, अगर होगा तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें हमें बेस को ऐड करना है। तो बेस को ऐड करने पर बच्चों क्या होगा, चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर ऐड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब आपने इस बफर सॉल्यूशन में NaOH को ऐड किया तो NaOH से क्या प्रोड्यूस होंगे बच्चों, NaOH से Na प्लस OH आयन प्रोड्यूस होंगे। अब ये OH आयन अगर इसमें जाएंगे तो इसकी pH जाहिर सी बात है बढ़ेगी, तो अब इन OH आयन को भी तो कोई ना कोई कंजर्व करेगा। इस पूरे सॉल्यूशन में कोई ना कोई तो होना चाहिए जो OH आयनों को कंजर्व करे। तो बेटा याद रखना मैंने क्या कहा था, ये CH3COOH मॉलिक्यूल पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ था क्योंकि ये वीक एसिड था। तो जो इस सॉल्यूशन में CH3COOH आयन मॉलिक्यूल्स थे, ये OH आयन के साथ रिएक्शन करके और क्या रिएक्शन देंगे, देखो जरा, ये रिएक्शन करेंगे CH3COOH प्लस OH माइनस।
अब बेटा ये क्या करेंगे, इनका काम ये होगा कि यहां से एक H को खींचेंगे और ये बनाएंगे CH3COO माइनस प्लस H2O। ये देखिए, तो इन्होंने क्या किया, OH को भी कंजर्व कर लिया, OH को भी खा लिया। तो ये रिजर्व एसिड और रिजर्व बेस की तरह ये काम कर रहे हैं कंपोनेंट। जो H प्लस आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, ये इनगल्फ करने का काम कर रहे हैं, इसको खाने का काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोगों ने पढ़ा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन उन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जिसमें एक कंपोनेंट वीक एसिड हो और दूसरा जो सॉल्ट हो वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट हो। जब हमने बनाया तो हमारे पास मिला CH3COOH और CH3COONA। इन दोनों को हमने मिक्स करके बनाया बफर सॉल्यूशन। जब हमने इनके अंदर इनके आयनों के बारे में बात की तो हमें पता चला कि CH3COOH एक बहुत ही वीक एसिड है और यहां से जब ये डिसोसिएट होगा तो पूरी तरह नहीं होगा, 5 to 6%, 2%, 3% डिसोसिएट होगा, यानी बहुत सारा अमाउंट CH3COOH का अभी भी पड़ा रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ आयन CH3COO माइनस के बनेंगे, कुछ आयन H प्लस के बनेंगे। जबकि आपने क्या लिया था, CH3COONA, ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस एंड Na प्लस। भाई हमें प्रॉब्लम किससे है, और ज्यादा H आएंगे उनसे, और ज्यादा OH आएंगे उनसे, और हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसिडिटी को तो H प्लस आयन इंक्रीज करेंगे, बेसिसिटी को OH माइनस इंक्रीज करेंगे। जब आपने इसके अंदर H प्लस एसिड मतलब HCl को डाला तो H प्लस Cl माइनस बने। इन H प्लस को इनगल्फ करना है, इनको रोकना है, अगर ये नहीं रुके तो pH इसकी घट जाएगी। तो यहां पर H प्लस इससे कंबाइंड हो गए CH3COO माइनस जो यहां पर बना था, और इसने H प्लस को आपस अपने अंदर गेन करके क्या बना लिया, एसिटिक एसिड। दूसरी तरफ बच्चों, जब आपने इसमें बेस मिलाया तो बेस से क्या निकला, OH माइनस। इस OH माइनस को कौन खाएगा, इस OH माइनस को कौन कंट्रोल करेगा, ये जो अपने पास अनडिसोसिएटेड CH3COOH था, ये CH3COOH इस OH को गेन करके क्या बनाएगा, CH3COO माइनस और H2O प्लस। तो देखिए H प्लस को भी नहीं बढ़ने दे रहा है सॉल्यूशन में, OH माइनस को भी नहीं बढ़ने दे रहा है, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आयनों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो pH इसकी रेजिस्ट रहेगी, pH नॉर्मली इसकी चेंज नहीं होगी। तो ये था हमारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब चलते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन पर। चलिए इसका एसएस ले लीजिए, जब तक बेसिक बफर सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएस ले लो फटाफट। ठीक है बच्चों, इनके यूजेस भी अभी अपन देखेंगे कि इनके यूजेस कहां कहां पर इसके यूजेस होते हैं, क्या यूजेस हैं, एग्रीकल्चर में क्या यूज है, मेडिसिन में इनके क्या यूज है, ठीक है, और ह्यूमन ब्लड के अंदर पीएच कैसे मेंटेन रहती है, इन चीजों को भी देखना है। तो क्या क्या इसके यूज होते हैं, जब तक मैं इसको रब करता हूं जब तक बताते जाइए आप। एग्रीकल्चर में सॉइल के अंदर पीएच, किसान जो खेती करते हैं अगर उसकी मिट्टी क्या अंदर एसिडिक इंक्रीज हो जाए नेचर, तो भी उसके बेचारे की फसल को नुकसान हो जाएगा, और अगर बेसिक इंक्रीज हो जाए तो भी उसकी फसल को नुकसान हो जाएगा। तो पीएच को कंट्रोल करना, पीएच का जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर में भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो चलो इसके बारे में अब बात करते हैं। बेसिक बफर सॉल्यूशन बच्चों, जाहिर सी बात है, एक बात आप समझ गए होंगे कि बेसिक बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होगा दैट विल बी मोर देन 7। तो पीएच मोर देन 7, इसका पीएच मोर देन 7। अब बनाएंगे कैसे, बेसिक बफर सॉल्यूशन को बनाएंगे कैसे, तो वही चीज आ जाएगी। अगर आप बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले वीक बेस प्लस सॉल्ट किससे बना हो, वीक बेस से प्लस स्ट्रॉन्ग
एसिड से। याद रखना, इसमें उल्टा कर देना। बेस जो कहते हो वीक, सॉल्ट कैसा लेना, स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल, वीक बेस ले लीजिए NH4OH। अब सॉल्ट बनाना है, पहले वीक बेस लिया NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HOH को कैंसिल कर दीजिए तो क्या बन गया NH4Cl। यानी इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो बेसिक बफर सॉल्यूशन हमारे पास बना, क्योंकि इसकी पीएच जाहिर सी बात है 7 से ज्यादा आएगी। अरे भाई इसके पास OH आयन है ना, H तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, OH आयन है तो ये बेसिक है, क्योंकि है तो इसके अंदर ओवरऑल नेचर बेसिक ना, तभी तो इसकी पीएच 7 से ज्यादा आ रही है। तो अब इन दोनों को आप जरा एक बॉक्स के अंदर लीजिए, मिलाइए और देखते हैं क्या होता है। चलिए ये ले लिया हमने एक कंटेनर, इस कंटेनर में ऐड कर दीजिए NH4OH एंड NH4Cl। बच्चों NH4OH वही बात, कैसा है, वीक बेस, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, वही चीज है ना सेम। तो ये क्या हो जाएगा NH4 प्लस OH माइनस, ये बन जाएगा, लेकिन पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा। अगर आपने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए जो इससे पहले में किए थे, तो मान के चलो इसमें 6 हुए, इसमें भी OH भी कितने बने 6, यानी आपके पास अभी भी 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH के मान के चलो अनडिसोसिएटेड है। यानी इसमें क्या है सॉल्यूशन में बच्चों, NH4 प्लस भी है, OH माइनस भी है, एंड फ्यू NH4OH इज अनडिसोसिएटेड। इसके अंदर कुछ NH4OH अनडिसोसिएटेड भी है। जरा आप इसकी बात कर लो, भैया इसके अंदर Cl आ गया है, मैंने कहा था कोई भी एलिमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ जाए, तो यहां पर ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस। ये कैसा रहेगा, अगर आपने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए तो ये भी 10 बन जाएगा और Cl भी पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। सब कुछ डिसोसिएट हो गया, इसके सारे आयंस बन गए। वही बात इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो जाएगा 1, याद रखना। और इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आपको मैंने पहले भी बता दिया था, आपको इसको याद रखना है, जिसकी वैल्यू जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए वो 1 और जो कम रहे वो अल्फा कम रहेगा। इसमें 1, इसमें अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर देखना है ये कैसे H प्लस को भी खा लेगा, OH माइनस को भी कंज्यूम कर लेगा और pH को नॉर्मली चेंज नहीं होने देगा। तो पहले इसको तोड़ दो, NH4 प्लस Cl माइनस, ये तो पूरी तरह से टूट गया। नंबर 1 इसमें बेटा ऐड करना है, ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड को बच्चों ऐड किया, जाहिर सी बात है HCl को ऐड कर दीजिए। HCl को ऐड किया तो H प्लस और Cl माइनस के आयंस बने। अब बच्चों अगर इसमें H प्लस के आयन बढ़ेंगे तो इसकी बेसिसिटी डिक्रीज होगी, इसका pH ज्यादा था वो 7 की तरफ आएगा, और बहुत ज्यादा H प्लस मिला दोगे तो pH और कम हो जाएगा, एसिडिक भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो H प्लस को इसकी जिम्मेदारी है कि भाई साहब जो H प्लस आ रहे हैं उनके आयनों को खत्म करो। ये हमारे आर्मी मैन हैं, ये फाइटर्स हैं। अब कौन सा फाइटर्स हमारा इसमें जाएगा जो H प्लस को खत्म करेगा, तो बेटा देखो ध्यान से, जैसे ही ये H प्लस यहां पर आएगा तो H प्लस को खाने का काम करेगा NH4OH, जो पहले से थोड़ा सा अनडिसोसिएटेड था। मेरी बात ध्यान रखना, NH4OH का काम है H प्लस को मार गिराओ। तो NH4OH जैसे ही H प्लस से रिएक्शन करेगा बच्चों, जानते हो क्या बनेगा, ये बनेगा NH4 प्लस, ये बन गया, एंड इसने क्या बनाया, एक OH माइनस। ठीक है, अब ये और यहां से H प्लस जाकर के दोनों जुड़ जाएंगे और बच्चों क्या बना लेंगे, H2O। देखो सर,
NH4OH ने H प्लस के आयनों को कंज्यूम कर लिया, क्या बनाया NH4 प्लस। इससे कोई प्रॉब्लम पीएच में नहीं सर। H2O से कोई प्रॉब्लम नहीं सर। H प्लस कहां गए, खत्म, खल्लास हो गए। किसने खल्लास किया, किसने खत्म किया, इस NH4OH के उन मॉलिक्यूल्स ने जो बेचारे अनडिसोसिएटेड थे, जो टूटे नहीं थे। पॉइंट टू बी नोटेड। अब आप करिए इसमें ऐड स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, चलो स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं। आप कहेंगे सर हम तो वही मिलाएंगे, NaOH मिला दो यार, क्या फर्क पड़ता है। NaOH मिलाया, पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, OH माइनस फैल गया। जैसे ही इसके अंदर OH माइनस आए, इसने फिर कहा जाओ OH को किल करो, नहीं तो हमारी पीएच फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बच्चों जानते हो इस OH को कौन किल करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही ये OH आयन आएंगे, इनके अंदर NH4 प्लस आयन्स हैं। यहां भी देखो NH4 प्लस आयन्स बने थे, तो ये NH4 आयन्स किसको किल करेगा, 2OH को, टू किल OH। और यहां पर ये था, ये किसको किल करेगा, टू किल H प्लस। ये ध्यान रखना है आपको, यानी NH4OH H प्लस को उड़ाएगा, NH4 प्लस OH माइनस को उड़ाएगा। रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो, यहां पर जो रिएक्शन होगी OH माइनस प्लस, कौन आ रहा है फाइट करने, NH4 प्लस। अगर इन दोनों की बच्चों रिएक्शन कराए तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा NH4OH। आप कहेंगे सर ये बन गया, ये भी तो डिसोसिएट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये वीक बेस है, बहुत कम डिसोसिएट होगा। और अगर ये आगे आयनाइज हुआ भी, डिसोसिएट हुआ भी, तो इतने कम जाकर के इसके आयन्स बनेंगे कि इसकी पीएच का कुछ भी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये था हमारे पास एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन का सबसे आसान वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन। बेटा ये याद रखना है, NH4OH किसको किल करेगा, H प्लस को। NH4 प्लस किसको किल करेगा, OH को। अगर ये आपने याद रखा तो यू आर द मास्टर्स। ओके, तो आप बस समझ जाएंगे कि अब आपका पीएच का कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, एक सवाल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि पीएच में इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कि पीएच, अगर हमारे पास कोई भी यहां पर ये पीएच कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, अगर आपने इसमें थोड़ा सा इसको ओपन कर दिया, या इसमें थोड़ा वाटर को ऐड कर दिया, हवा में इसको ओपन कर दिया, वाटर इसमें ऐड कर दिया, तो याद रखना बेटा इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नोट कर लेना कि इट डज नॉट चेंज, लिख लो, द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज व्हेन दे केप्ट इन ओपन एयर और एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर। ये डाइल्यूट तो हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वाटर को ऐड करेंगे तो इसकी पीएच यानी बफर की पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं लिख दे रहा हूं कुछ फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स मैं लिख दे रहा हूं। आपने अगर बफर सॉल्यूशन को एक्सपोज किया, ठीक है ना, अगर आपने बफर सॉल्यूशन को एक्सपोज किया एयर में, तो एक्सपोजिंग बफर सॉल्यूशन इन एयर और एडिंग वाटर pH of buffer does not change। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना। अब आपने अगर इसमें थोड़ा सा एसिड और थोड़ा सा बेस भी मिलाया तो भी नहीं चेंज करेगा ना। तो एडिंग, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एडिंग लिटिल अमाउंट of acid and base pH does not change। याद रखना इसकी pH चेंज नहीं होगी। अब रिजर्व एसिडिटी इसके अंदर क्या होती है, तीसरा पॉइंट, बफर सॉल्यूशन हैविंग
या हैव रिजर्व एसिडिटी एंड बेसिसिटी। भैया ये क्या है? जो बफर सॉल्यूशन ने बेस के OH को किल किया था, कौन किल करेगा भाई? कोई एसिड होगा तभी तो किल करेगा, और जिसने एसिड को किल किया था कोई बेसिक कंपोनेंट होगा तभी तो उसको किल कर दिया। तो इसके पास रिजर्व ऐसे आयन होते हैं, मतलब ये फाइटर्स हैं जो H+ को भी मार डालेंगे और OH- को भी खत्म कर देंगे। तो याद रखना, अगर इसमें हम एक्सेस वाटर मिलाएंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा नॉर्मली, लेकिन बहुत ज्यादा पीएच में अंतर इसमें नहीं आएगा, बट दैट वाटर मस्ट बी प्योर, 100% प्योर इट शुड बी। तो बफर सॉल्यूशन को अब हम देखेंगे कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, बफर कैपेसिटी। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि बफर कैपेसिटी क्या होती है, तो नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी बच्चों, बफर कैपेसिटी क्या है? आपने अगर इक्वल नंबर ऑफ कोई भी कंपाउंड इसमें ऐड कर रहे हो, उसकी कितनी कैपेसिटी है? एसिड और बेस मिलाने से कितना आपको एसिड और कितना बेस मिलाए तब जाकर के इसकी पीएच चेंज हो, वही तो इसकी कैपेसिटी हुई। उसी की कैपेसिटी मतलब ये कितना अपने आप को प्रिजर्व कर सकता है, कितना H+ को किल कर सकता है, कितना OH- को किल कर सकता है। तो अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एडेड इन बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच। ये इसकी कैपेसिटी, कितना अमाउंट आपने मिलाना है कि इसका पीएच बेचारा फिर वो रोक ना पाए और फाइनली इसका पीएच चेंज हो जाए। तो बफर कैपेसिटी इसको कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बफर कैपेसिटी। तो ये हमारे पास हुआ बफर सॉल्यूशन। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हेंडरसन इक्वेशन की तरफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अब हम पहुंच गए, और मैंने आपसे कहा था इस वीडियो के लास्ट में हम हेंडरसन इक्वेशन देखेंगे। बच्चों, हेंडरसन इक्वेशन होती क्या है एक्चुअली? अगर आप इफ यू वांट टू प्रिपेयर एनी बफर सॉल्यूशन, ओके, इफ यू वांट टू प्रिपेयर एनी बफर सॉल्यूशन, देन हाउ मेनी थिंग्स यू रिक्वायर्ड? You should know what amount of acid be required, what amount of base be required. अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें कितना एसिड मिलाना है और कितना बेस मिलाना है, तो हम एक बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बफर सॉल्यूशन को मैं देख लूं, यहां पे दिख रहा है स्क्रीन ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन बिल्कुल ठीक से आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हेंडरसन इक्वेशन पर। चलो, तो होती क्या है साहब हेंडरसन इक्वेशन? तो हेंडरसन इक्वेशन बेटा आपको मालूम है, टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन, हमें अगर बफर सॉल्यूशन चाहिए तो हमें रिक्वायर्ड है एसिड कितना बनाना है, इसमें बेस कितना चाहिए, इसकी पीएच कितनी रखनी है, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। या हमें सॉल्ट कितना मिलाना है। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व ऑल एबव प्रॉब्लम्स, यहां पर है हेंडरसन इक्वेशन। तो हमें जाननी होगी हेंडरसन इक्वेशन। एक साइंटिस्ट हुआ हेंडरसन। इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया, और इसने बताया कि एसिडिक बफर बनाना है, बेसिक बफर बनाना है, तो आप मेरी इस इक्वेशन को यूज करो और एसिडिक बफर बना लो या बेसिक बफर बना लो। तो हेंडरसन इक्वेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन।
याद रखना बच्चों, फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो बच्चों अभी अपन ने क्या देखा था? एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें था CH3COOH और इसका था CH3COONA, इसका ये सॉल्ट था। इसको जब अपन ने डिसोसिएट किया था तो बना था CH3COO- प्लस H पॉजिटिव। इसको जब पूरा डिसोसिएशन हो गया था CH3COO- प्लस Na प्लस। अब बच्चों हम यहां पर वीक एसिड को क्या मान सकते हैं? हम कोई भी ये जो एसिड लिया हम इसको मान सकते हैं Ha। H क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ए क्या है? वो एसिड जो हाइड्रोनियम आयन देगा। तो जब आप इसको डिसोसिएट बच्चों करोगे तो H प्लस और A माइनस बन जाएगा। अब हमें इसका सॉल्ट बनाना है, तो हमने एसिड लिया Ha लिया, प्लस हमने बेस लिया BOH ले लिया। अगर हम इसका H और इसका OH यहां से कैंसिल कर दें, वाटर बन जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास? AB। ये क्या है बच्चों? ये है सॉल्ट। अब बस एक बात बता दो, ये ज्यादा ब्रेक होगा या ये ज्यादा ब्रेक होगा? ये तो वीक एसिड है, तो ये तो बहुत कम डिसोसिएट होगा, लगभग नेग्लिजिबल, लेकिन ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब इस हेंडरसन इक्वेशन को हम लोग चलो ड्राइव करते हैं कि आएगी कैसे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लिखते हैं कांस्टेंट फॉर एसिड। ओके बच्चों, कांस्टेंट फॉर एसिड ये हमने लिखा जो इक्विलिब्रियम में आप लिखते थे H प्लस इंटू A माइनस आयन अपॉन HA। ये हमने कर दिया और इसको भी आप क्या करिए, लार्ज ब्रैकेट में डाल दीजिए। बेटा हम अगर इस H प्लस को इस तरफ निकाल लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? H प्लस आप इधर को निकाल लीजिए तो आ जाएगा Ka इंटू HA, ऊपर चला जाएगा पलट जाएगा तो HA अपॉन नीचे क्या बचा रहेगा हमारे पास? A माइनस। ओके बच्चों, ये बन जाएगा। ठीक, अब हम क्या करें बच्चों, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लें। दोनों तरफ क्या करें? नेगेटिव लॉग ले लें। तो इसकी जगह बनेगा माइनस log 10 बेस H पॉजिटिव। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चों? इधर पर हम कर दें इक्वल, मैंने क्या कहा? माइनस लॉग लेना है, तो माइनस लॉग 10 यहां पर किया, एक हमने ब्रैकेट लगाया, अंदर ले लिया हमने Ka इंटू। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, जो Ha था वो ये एसिड था, तो हम Ha को एसिड लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल एसिड लिख सकते हैं। इस A माइनस को, ये जो A हम लोगों ने यहां पर लिखा, ये एक्चुअली कहां से आया होगा? मैक्सिमम सॉल्ट से आया होगा ना। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो है वही तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? सॉल्ट। ओके, तो यहां से हमने क्या लिख दिया? ये सॉल्ट लिख दिया। ओके, क्यों? देखिए एसिड से Ha था, BOH हम लोगों ने मिलाया था, तो A जितने भी इसके अंदर, ये भी टूटेगा ना आगे चल के, आप इसको तोड़ दोगे तो A माइनस और B प्लस मिलेगा। तो जितना भी A माइनस बच्चों आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो सॉल्ट से आ रहा है, पूरा का पूरा। क्यों? आप कहेंगे सर यहां से भी तो आ रहा है। बेटा ये बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है ना, वीक एसिड है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए A माइनस बहुत कम दे रहा है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। और पूरे के पूरे जो A माइनस आ रहे हैं वो सॉल्ट से आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? सॉल्ट लिख दिया। क्लियर? अब हम क्या करें भाई, इसमें भी हम लोग आगे लॉग ले लेंगे, तो चलिए लगाते हैं हम इसको। बेटा माइनस log 10 बेस H पॉजिटिव को क्या लिखा जाता है? pH। सो वी कैन राइट इट्स pH, लिख सकते हैं ना इसको हम pH। अब बेटा माइनस log 10 अगर हम इसमें देखो, ये क्या बनेगा? log A इंटू बी। ये देखिए क्या बन रहा है? log A इंटू बी। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे log A प्लस log B। तो यहां पर अगर हमने फॉर्मूला लगाया log A प्लस log B तो क्या बनेगा? माइनस log 10 Ka प्लस माइनस log, ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, ये हो जाएगा एसिड
अपॉन सॉल्ट माइनस log 10। ये माइनस log 10 एसिड इंटू जो हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो दोनों में आपने ये log लगा दिया। अब बेटा एक बात देखो, यहां पर हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, pH बेटा माइनस log 10 Ka को इस वाले पूरे फैक्टर को हम लोग बोलते हैं P फैक्टर, तो हमने लगा दिया pKa। ये P फैक्टर कहलाता है, माइनस log 10 P फैक्टर कहलाता है, इस बात को आपको याद रखना है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पर हम नॉर्मली लिख सकते हैं माइनस log यहां पर एसिड अपॉन सॉल्ट, ये बचा, ठीक है। आप नॉर्मली इसको log लिख सकते हो, log 10 लिख सकते हो आप इसको, या log लिख सकते हो यहां पर। तो अब हम क्या करें बेटा, अगर हम इस माइनस के साइन को प्लस बनाना चाहते हैं तो इसको पलट दीजिए, सॉल्ट कहां चला जाएगा ऊपर, एसिड कहां आ जाएगा नीचे। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, यहां पर देखिए pH इज इक्वल टू क्या, pKa माइनस या प्लस कर दीजिए log और इसको आप पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा ऊपर, सॉल्ट अपॉन एसिड। और ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी बच्चों, ये हमारे पास बन गई हेंडरसन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे हेंडरसन इक्वेशन। अब फायदा क्या है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन में अगर आपने एसिड की वैल्यू को फाइंड करना है तो भी फाइंड कर सकते हैं, कितना एसिड मिलाना है, पीएच कितनी होनी चाहिए, आपको किसी भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालना है तो यहां पर निकाल देंगे। pKa ध्यान रखना बेटा, माइनस log 10 को pKa P फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। सो इस चीज को याद रखना है। मैं आपको कुछ pKa और Pa की वैल्यू दे दूंगा, मैं आपको Ka और pKa की वैल्यूज, तो आपको पता चल जाएगा, नॉर्मली इट विल बी गिवन टू यू। तो आप इस इक्वेशन से एसिड कितना मिलाना है, सॉल्ट कितना मिलाना है, पीएच कितनी रखनी है, ऑल दीज थिंग्स यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, नोट करें जल्दी से। और अब हम लोग लास्ट में पहुंचे हैं, वो है हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए हेंडरसन इक्वेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ हेंडरसन इक्वेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन का यूज क्या है, हेंडरसन इक्वेशन का यूज है कि अगर हमें इस इक्वेशन के बारे में पता है तो हम ये जान सकते हैं कि हमें एसिड कितना यूज करना है, सॉल्ट कितना यूज करना है, पीएच कितनी बनाने के लिए, या किसी पर्टिकुलर पीएच का एसिडिक बफर बनाने के लिए एसिड और सॉल्ट की कितनी जरूरत है। अब आ जाते हैं हम बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए हेंडरसन इक्वेशन। तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं और फिर आपको ये लास्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का होगा। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए, हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए हेंडरसन इक्वेशन को ड्राइव करना है। ओके बेटा, तो पहले अपन को क्या बनाना है, बेसिक बफर। तो आपको पता है कि जो बेसिक बफर होंगे उनमें क्या होता है, वीक बेस NH4OH, इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट NH4Cl, इसको तोड़ोगे NH4+ OH-, इसको तोड़ोगे NH4+ Cl-। ओके बेटा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा वीक बेस, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, BOH, B फॉर बेस, OH ये देता है, तो BOH को आपने जब तोड़ा तो ये डिसोसिएट हुआ, कम हुआ, यानी इसने क्या बनाया, B+ OH-, ये ऐसे बनाएगा। जबकि हम क्या सकते, सॉल्ट को हम क्या ले लें, Ha, ठीक है,
भाई H और A, HA कहां से आया बेटा? आपको अभी बताया था ना कि BOH प्लस HA, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है? एसिड है। ये बच्चों एसिड है, ये क्या है? बेस है। एसिड बेस में से वाटर को हटा दो, क्या बचा? BA बचा हमारे पास। तो यहां पर ये आपने BOH और ये ले लिया, तो यहां पर हमारे पास जो सॉल्ट हमें चाहिए, ये बेस है और ये एसिड है, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो बनाओ, क्या बना? BA प्लस H2, ये बन गया हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास B और A ले लिया, तो ये हमारे पास बन गया B प्लस A माइनस। इस तरह से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस तरह से कंपाउंड बन रहा है। अब देखो, इसको उठाओ, इस इक्वेशन को, ओके। तो इसके लिए Kb की वैल्यू लिखो, ठीक है? Kb फॉर कांस्टेंट फॉर बेस। तो बच्चों Kb बराबर क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, ब्रैकेट लगाया, B पॉजिटिव OH माइनस अपॉन BOH, ये किया। OH को इस तरफ निकालो, OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा? Kb इधर आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू BOH अपॉन क्या हो जाएगा? B पॉजिटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों की तरफ माइनस लॉग लगा दो, टेकिंग माइनस लॉग। अगर दोनों की तरफ बच्चों माइनस लॉग लगा देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? बताइए जरा। यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इक्वल टू माइनस लॉग 10 कर दो, अंदर कर दीजिए Kb इंटू। अब देखो बेटा, यहां पर क्या करेंगे? इसको हम बेस मान लेंगे, इसको सॉल्ट मान लेंगे। उसमें उसको एसिड और सॉल्ट माना था, इसको मान लीजिए बेस अपॉन सॉल्ट, ओके, ये मान लिया। अब आप इसमें वही चीज log 10, यानी ये log A इंटू ये log, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो log A इंटू log B, इसको क्या कहते हैं? log A प्लस log B। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? बिल्कुल, अब तो मैथमेटिकली काम है, आसानी से करते जाएंगे। बेटा इस पूरे को क्या कहते हैं? पूरे को POH, इस पूरे को क्या कहते हैं? POH। और अब इसको आप मल्टीप्लाई करें अंदर की तरफ, तो बेटा क्या आएगा मुझे बता सकते हैं? माइनस लॉग 10 Kb, अंदर क्या करना है? ये प्लस भी होता है, प्लस अंदर करना है माइनस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट, यही तो हो जाएगा, ठीक है? माइनस लॉग 10 बेस अपॉन सॉल्ट, ये हो जाएगा। अब बेटा क्या करो, इस माइनस लॉग 10 के पावर, जो यहां पर माइनस लॉग 10 बेस Kb है, इसको क्या लिखा जाता है? PKb। जैसे उसमें PKa लिखते थे, इसको लिखते हैं PKb। तो इसका आगे बढ़ाते हैं और यहां पर क्या आ जाएगा? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 Kb को आपने लिखा PKb, याद रखना है PKb। और यहां पर प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग 10 ऊपर आ जाएगा बेस और नीचे आ जाएगा अपने पास सॉल्ट। अब क्या करो बच्चों, इस माइनस को आप कह रहे हैं कि सर हम इस माइनस को हटाना चाहते हैं, हम इसको प्लस या तो यही लिख दो, ठीक है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो ये वैल्यू पलट जाएगी, तो आप लिख दीजिए POH बराबर PKb प्लस log 10 ऊपर हो जाएगा सॉल्ट और नीचे हो जाएगा बेस। तो ये हो गया हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन का ड्राइव कर दिया, किसके लिए? फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन, ओके, फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। और लास्ट के अब 2 क्वेश्चंस आपको नोट करना है और इसको इसमें वैल्यू लगा करके आपको क्वेश्चंस बनाना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, राइट डाउन, कैलकुलेट द pH of buffer solution, calculate the pH of buffer solution obtained by mixing 1.5 mole, obtained by mixing 1.5 mole of sodium acetate and 0.09 mole of CS3COOH, and the Kb is given
1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन देखा, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर एंड हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखते रहिए। थैंक यू सो मच।